ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर अंजन त्रिखा। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि अगर आपके मन में दृढ़ विश्वास है तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसका आप खुद ब खुद निदान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक ऐसी समस्या या मन में ऐसे विचार होते हैं जिनके निदान के लिए हमें किसी न किसी एक विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है। लगातार इस कार्यक्रम को हम आपके लिए करते आ रहे हैं जब से कोरोना की उत्पत्ति हुई है तब से, और आज हम उस स्थिति पे पहुंच चुके हैं कि अब हम कोरोना को लगभग पूरी तरह मिटाने की ओर हैं। लेकिन फिर भी मन में बहुत से ऐसे सवाल हैं, मन में बहुत से ऐसे विचार हैं जो कोरोना से तो संबंधित हैं ही, मगर इसके साथ साथ होने वाली अन्य बीमारियों के साथ भी जुड़े हुए हैं। उन्हीं तमाम सवालों का जवाब, उन्हीं तमाम जिज्ञासाएं जो आपके मन में हैं, उनका जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर अंजन। डॉक्टर अंजन, स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर रंजन, कोरोना अब लगभग धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, अगर हम ऐसा मानते हैं तो, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए यूरोपीय देशों में मामले बढ़ रहे हैं। देश की बात की जाए तो देश के अंदर, हमारे देश के अंदर सभी चीजें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। स्कूल भी अब लगभग खुलने की तैयारी पे हैं। ऐसे में अब हमें और किन खास सावधानियों की ओर ध्यान देना चाहिए, या और कौन सी ऐसी खास सावधानियां हमें बरतनी चाहिए कि हम इस महामारी को अब जड़ से खत्म करने की ओर अपने कदम बढ़ाएं? देखिए, ये जो पूरी महामारी है उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट फेज है आजकल। ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लग चुका है, एक बार या 2 बार। धीरे धीरे स्कूल खुल रहे हैं और बाकी के बिजनेसेस भी खुल गए हैं, पिक्चर हॉल खुल गए हैं। तो ये अलर्ट समय है कि हमें ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, बिकॉज अब जब स्कूल खुल जाएंगे, स्कूल के अंदर बाकी के लोग भी होंगे, स्कूल के अंदर मदद करने वाले भी लोग होंगे, बच्चे भी हैं। हालांकि ये देखा गया है कि बच्चों को ज्यादा कोविड तकलीफ नहीं देता है, बट अभी हमारे बच्चों को वैक्सीनेशन अलाउ नहीं हुआ है। तो हमें एज माता पिता ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को सही चीज सिखाएं, उनको समझाएं, उनको बताएं कि हाथ धोने होते हैं, और हमें अगर किसी को बुखार हो तो उस बच्चे को स्कूल नहीं भेजना है, ये माता पिता को देखना है। ऐसे बहुत बार होता है कि बच्चे को जुकाम लगा होता है और माता पिता उसको स्कूल भेज देते हैं। हमें ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि एक जो सिंपल जुकाम है, क्या पता ये कोविड भी हो सके। अभी आपने बोला है कि पश्चिम के देशों में इसके नंबर बढ़ रहे हैं दोबारा से। यूरोप में बढ़ गए हैं, चाइना के कुछ प्रांतों में बढ़े हैं, रशिया में बढ़े हैं। तो ये वो वाले भी देशों में बढ़े हैं नंबर जहाँ पे सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है लोगों का 2-2। तो ये अभी हम बीमारी से हमारा पीछा नहीं छूटा है। बहुत अच्छा है कि हिंदुस्तान में केस कम हुए हैं, बट अभी हम 0 लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। अभी हमें इसको बिल्कुल, बीमारी को जो एक पेंडेमिक था वो पेंडेमिक हो जाएगी। उसका मतलब है कि कोई कभी कभी केस आते रहेंगे, हमें सावधानी रखनी होगी। तो मेरी राय ये है और मेरी सजेशन ये है कि हम अपना मास्क लगाना मत भूलें। हम ये कोशिश करें कि जो लोग बीमार हैं, जो लोग वृद्ध हैं, या जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर या किडनी की बीमारी है, वो थोड़ा सा अपना ध्यान ज्यादा रखें। और जैसे ही जरा सा बुखार हो या ऐसे कुछ तकलीफ हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। जी डॉक्टर अंजन, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में इस सीजन में, इस मौसम के दौरान प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। कोरोना से जुड़े हुए मरीज जो कोरोना से अब ठीक हो चुके हैं, उनको अब क्या कुछ खास सावधानियां बरतने की जरूरत है ताकि वो इससे अब अपने आप को बचा सके और प्रदूषण से भी बचा सके, क्योंकि हो सकता है कि शायद उनको प्रदूषण की जो समस्या है वो ज्यादा इफेक्ट करे? हाँ, देखिए, ऐसा है कि हमें ये कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। एक है कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास ये प्रदूषण बढ़ रहा है और ये हर साल बढ़ता है। आपस में सरकारें आप एक दूसरे पे उंगलियां उठाती हैं, बट हम उसमें नहीं जाते हैं। हम ये देखें कि इसके कारण हमारे मरीजों को क्या होगा। दूसरी बात है, जो कोविड के मरीज होते हैं वो बेसिकली कभी कभी उनके जो फेफड़े हैं वो कमजोर हो जाते हैं और उनमें से उनको नॉर्मल होने में काफी समय लगता है। कई लोगों को तो 6-8 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। तीसरी बात यह है कि यही एक समय है जहाँ पे दिल्ली में डेंगू फैलता है। आप देख रहे हैं कि डेंगू फैल रहा है, लोग
आजकल अस्पताल सारे डेंगू के मरीजों से भरे पड़े हैं जी। तो हमें क्या देखना है, हमें इन तीनों चीजों से बचना है। जो प्रदूषण है उससे बचने का तरीका क्या है? उससे बचने का तरीका ये है कि कम से कम समय के लिए आप बाहर जाएं। अगर बाहर जाएं तो देखें, अगर आपकी स्कूटर, आपकी मोटरसाइकिल या आपकी कार में वो पोल्यूशन नहीं हुआ उसका चेक करा के ठीक करें। पर जिन लोगों को दमे की बीमारी है, जो कोविड से ठीक हुए हैं या जिनकी अभी फेफड़े कमजोर हैं, उन्हें चाहिए कि थोड़ा सा कम समय के लिए बाहर जाएं जहां पे पोल्यूटेड एरिया हो, वो ध्यान रखना पड़ेगा। और मास्क तो लगाना ही है। और अगर आप घर में हैं, आपके घर में एयर प्यूरिफायर है, उसके इतना आपके पास फाइनेंशियल मीन्स है कि आप वो ले सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल कीजिए और कमरे में रहिए। स्पेशली जो लोग बूढ़े हैं, जो कोविड से निकले हैं और जिनको दमे की बीमारी जी। और साथ ही साथ हमारे पास बहुत से केस आ रहे हैं जिनको कोविड हुआ है और फिर डेंगू हो गया है। तो वो मच्छरों से बचना है आपको, जो आपको सरकार समझाती है, टीवी पे बोलती है कि मच्छर से कैसे बचना है। अगर बाहर जाना है तो पूरा पैंट डाल के जाना है या पजामा डाल के जाना है और पूरी स्लीव्स की शर्ट डालनी है, क्योंकि ये मच्छर काटेगा तो डेंगू से आपको असर हो जाए। जी। डॉक्टर साहब, कोरोना के साथ साथ प्रदूषण की भी समस्या बढ़ रही है। ऐसे में अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग सुबह की वॉक करने के लिए बहुत जल्दी निकल रहे हैं, उनको आप क्या खास सावधानियां बरतने को कहेंगे? हाँ, ये हमारी आदत है कि हमें भी मालूम है कि सुबह उठ के 5 बजे निकल जाते हैं जो बुजुर्ग लोग होते हैं, 5:30, अभी सवेरा भी नहीं हुआ होता। तो जब ये सर्दियां होती हैं और जब ये जैसे प्रदूषण हो रखा है और सारा दिल्ली और दिल्ली के आसपास एक धुआं सा छाया हुआ है, तो इसमें सजेशन हमारा ये रहता है कि जब तक धूप ना निकलाए अच्छी, आपको सुबह सैर करने नहीं जाना चाहिए। उस टाइम वो पोल्यूशन ज्यादा तंग कर सकती है। तो स्पेशली जो सुबह 5:30 उठ के 6 बजे उठ के सैर करने जाते हैं, उनको ये हमारी सजेशन है कि वो इसको कम कर दें या मत जाएं। और जब धूप निकल आए, अच्छी सी निकल आए, और तब आप देखेंगे थोड़ा सा प्रदूषण भी कम होगा, तब आप घूमने जाएं। जी। डॉक्टर रंजन, कोरोना के दौरान और अब जो हम मास्क लगा रहे हैं, क्या वो मास्क हमें इस प्रदूषण से भी बचा सकेंगे या हमें कुछ खास और सावधानियों की जरूरत है? देखिए, वो मास्क आपको प्रदूषण से भी बचाते हैं, ये तो ठीक है, बट आपको जो सावधानी मैंने बोली है वो साथ साथ करना पड़ेगा। जैसे कोविड के लिए हमने कहा था मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी मेंटेन करें। अभी आपको ये है कि आप वो एरिया में कम जाएं जहां प्रदूषण होता है, और आप ध्यान रखें कि आप प्रदूषण को ज्यादा आपके कारण वो नहीं बढ़ना चाहिए। आपको अगर आप देखें आपके सड़क पे 3 चौकीदार रात को बैठ के हाथ सेक रहे हैं तो उनको मना कीजिए। अगर सर्दी है तो उनको कंबल एक दे दीजिए। बट अगर वो जो सड़क पे बैठ के जो धुआं जलाते हैं, धुआं करते हैं, टायर जला के बैठ जाते हैं, आप देखेंगे दिल्ली में बड़ा आम हो जाएगा अभी अगले हफ्ते, जब जैसे सर्दी हो गई है। आप 11:30-12 निकलेंगे, 3 चौकीदार बैठ के हाथ सेक रहे होंगे और वो टायर जला के हाथ सेक रहे होते हैं। उससे जो धुआं निकलता है वो आपको भी अफेक्ट करेगा, मुझे भी करेगा। तो एक बात हमें सोचनी है कि अगर प्रदूषण बढ़ेगा तो वो कुछ लोगों के लिए नहीं बढ़ेगा, वो सबके लिए बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके घर में प्रदूषण के कारण प्रॉब्लम नहीं होगी और साथ वाले के घर में होगी। जी, हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। जी। डॉक्टर, डेंगू के भी मरीज काफी बढ़ते चले जा रहे हैं। एक आम जनधारणा है या लोगों को कितना पता है कि जो कहते हैं कि डेंगू का जो मच्छर है जो वो इतने से समय से लेके इतने वक्त तक ही काटता है या शरीर के निचले हिस्से पर ही काटता है, 6 फुट से या 2 फुट से या 3 फुट से ऊपर अगर आपका शरीर खुला हुआ है वहां नहीं काटेगा, क्या ऐसा भी है क्या? देखिए, ये सब जो चीजें हैं हमें भी है, हम भी यही कहते हैं कि भी नीचे पाँव के नीचे काटता है, 6 फुट के ऊपर नहीं उड़ता है, वो सब अपनी जगह रहता है। ये चीजें देखी गई हैं और ये जो हमारी साइंस है, हमारी किताबें हैं, वो ये कहती हैं जो इसका मच्छर है जिससे वायरस फैलता है वो ऐसे काटता है जो आपने बोला है। बट हमें ये देखना है कि हमें तो इसको जड़ से मारना है। हमें देखना है कि ये मच्छर पैदा ही ना हो। हमें देखना है कि हम मच्छर को कैसे रोक सकते हैं। बाकी का वो तो ठीक है, अगर आपका बच्चा स्कूल जाएगा, निक्कर डाल के सामने पार्क में खेलेगा तो उसको वो हमें क्रीम लगा के भेजनी है, मच्छर घर नहीं आने चाहिए, वो सब हमने देखना है। बट हमें ये करना है कि ये मच्छर को हम पैदा होने से ही रोकें। जी, इस पर हम चर्चा अपनी जारी रखेंगे। इस बीच हमारे पहले श्रोता जो हैं वो हमसे जुड़ चुके हैं, मोहम्मद यामीन लोनी से। आइए इनका प्रश्न सुनते हैं। यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं यामीन भाई रेडियो वाला सिरोड़ी लोनी की लागत। जी, कहिए।
सर मैं जानना चाह रहा हूँ तो बच्चों की वैक्सीन कब तक आएगी? ऐसे चल रहा है आएगी 10 दिन में 30 दिन में, तो ये बताएं। और एक ये फिर केस तो कम हो चुके हैं लेकिन मौतों का आंकड़ा भी 500 के आसपास ही चल रहा है। जी डॉक्टर, ये एक समस्या बनी हुई है। मामले तो कोरोना के कम हो रहे हैं, लेकिन जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि जो मृतकों की संख्या है वो अभी भी करीब 500 के आसपास बनी हुई है। तो ये कितनी भयावह स्थिति है? ये हम देख रहे हैं कि केसेस कम हो रहे हैं, बट जो लोगों की संख्या है मृतक की वो 500 के आसपास है, क्योंकि ये वो वाले ज्यादातर मरीज हैं जिनको कोविड हुआ था, उससे वो कोविड लंबा ही चलता गया। इसका हम एक टर्म लगाते हैं लॉन्ग कोविड, लंबा कोविड। कोविड हो जाता है, मरीज थोड़ा सा ठीक होता है, बट जो उसके जैसे फेफड़े कमजोर हो गए, गुर्दे पे असर हो गया, तो वो देर तक मरीज बीमार ही रहता है। ये ज्यादातर वो लोग हैं जिनकी मृत्यु हो रही है। और दूसरा सवाल इन्होंने पूछा कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कब आएगा। देखिए, भारत सरकार इस पे काम कर रही है। कई देशों में ये कर दिया गया है कि 1 उम्र से ऊपर के बच्चों को लगा लें। तो हम भी ये समझते हैं कि अगले 2 से 3 हफ्ते में इसके लिए भी जो भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं वो आ जाएंगी। जी डॉक्टर रंजन, जो टीका जो वैक्सीनेशन बच्चों के लिए अप्रूव होगा, क्या उसे वयस्क भी लगा सकेंगे? वयस्क 18 साल से ऊपर के। ओके। ये ऐसा है कि जब सरकार करेगी तो वो ऐसा ही टीका बताएगी आपको कि जो 18 से 21 साल के लिए लगेगा, और जो फिर 13 या 14 साल से 18 साल तक लगेगा, और फिर उससे नीचे का लगेगा। इस सब पे बहुत सारा शोध हो रहा है। आप ये समझिए कि कोई भी चीज बच्चों में अलाउ करने से पहले बहुत शोध करना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि जो आज हम एक टीका बच्चे को लगाएं जो 7 साल का है या 8 साल का है या 10 साल का है, क्या उसको वो जो इंजेक्शन है, जो वैक्सीनेशन है, वो 20 साल बाद जाके तो कोई असर नहीं करेगा। तो उस पे शोध और उसके ऊपर गाइडलाइन देना थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए देरी हो रही है। जी आइए अब राजस्थान का रुख करते हैं। जोधपुर से राजा राम विष्णु जी का प्रश्न सुनते हैं। विष्णु जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। क्या जानना चाहते हैं आप? जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोरोना के दोनों डोज तो ले लिए, लेकिन अब उसके बाद हम क्या सावधानी रखते हैं ताकि हम कोरोना की बीमारियों से बच सके सर? जी डॉक्टर साहब, कोरोना से तो अब हम लड़ चुके हैं। अब जिस तरह से आपने भी बात कर रहे थे, जिसे हम लॉन्ग कोरोना एक पीरियड कहते हैं, तो उससे अब बचने के लिए हमें क्या खास सावधानियां बरतनी है? अच्छा, यही पूछा है। हाँ, बचने के लिए आवाज ठीक नहीं थी। ये बहुत बढ़िया सवाल है कि जो कोरोना हो गया उसके बाद आप ठीक हो गए, आप यहाँ अस्पताल में थे तो डिस्चार्ज हो गए, आपको ऑक्सीजन की अब जरूरत नहीं है। बट मैंने जैसे कहा कि हमने ये देखा गया है कि इस बीमारी के जो साइड इफेक्ट्स हैं जिन लोगों को होते हैं उनको कम से कम 6, 9, 10 महीने 12 महीने तक रहते हैं। मानसिक असर हो जाता है, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, थकावट हो जाती है। हमारे कुछ मरीज हैं जिनको अभी 5 महीने हो गए हैं, बट वो अगर 100 मीटर भी चलते हैं तो सांस फूल जाता है। तो इस वक्त इसके लिए हम राय ये देते हैं कि आपको ये समझना चाहिए कि ये कोविड का जब बीमारी होती उसके बाद ये लक्षण होते हैं। ऐसा नहीं करना है कि आपको जल्दी से जाके जिम ज्वाइन कर लेना है या आप रोज सुबह 10 किलोमीटर की दौड़ भागेंगे, ऐसा नहीं करना है। समय लीजिए, अच्छा खाना खाइए, शुद्ध खाना खाइए, शुद्ध जगह में रहिए, और अपने आपका जो शरीर है वो इस बीमारी के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उससे लड़ेगा और आप ठीक हो जाएंगे। बट आपको थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा। डॉक्टर, इस दौरान कई लोग मानसिक रूप से भी बीमारी का शिकार हुए हैं, डर की वजह से। हालांकि उनको कोरोना नहीं हुआ, लेकिन एक डर सा बैठ गया था कि कोरोना अगर मुझे हो गया तो क्या होगा। क्या ऐसे मरीज भी आपके पास आते हैं या आए हैं? ये दोनों तरह के आए हैं। जिन लोगों को मानसिक प्रॉब्लम कोविड के बाद हो गई है और जिनको कोविड नहीं हुआ या किसी को परिवार में हुआ उनको हो गया है, तो ये दोनों तरह के मरीज हैं हमारे पास आते हैं। और जो हमारा अस्पताल है वो एक फ्री ऑनलाइन ओपीडी भी चलाता है। आप जाके हमारे अस्पताल की साइट पे चले जाएं और अपॉइंटमेंट ले लें, वहाँ डॉक्टर बैठे हैं, वो आपकी मदद करेंगे। आपको कोविड होने के बाद मानसिक प्रॉब्लम है या नहीं होने के बाद मानसिक प्रॉब्लम है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है और ऑनलाइन ही बात हो जाती है। जी, हम अपने सुनने वालों को बता दें, इस समय आपके तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के एम्स के डॉक्टर रंजन त्रिखा। डॉक्टर रंजन, बड़ौत का रुख करते हैं, वहां से महेश शर्मा जी का सवाल सुनते हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या जानना चाहते हैं आज आप? मैं मालूम करना चाह रहा हूँ जी
आजकल जो है बुखारों का बहुत जोर चल रहा है जी। बहुत सर्दी लगती है, जिसको बुखार हो जाता है उसकी पहचान कैसे होगी? ये कोविड का बुखार है या कोई और बुखार है, और इसके बचाव के लिए क्या उपाय किया जाए? जी डॉक्टर रंजन। ठीक है जी। आजकल वैसे भी जब कोरोना नहीं भी था, ये मौसम था कि कि थोड़ा सा जुकाम बुखार हो जाता था, जैसे जिसको हम फ्लू बोलते थे, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कोविड हो सकता है, बट ये केसेस कम हो गए हैं। फिर नॉर्मल फ्लू हो सकता है, या मलेरिया हो सकता है, या डेंगू फीवर हो सकता है। ये कॉमन चीजें हैं जो आजकल पाई जाती हैं। आपको ये देखना है कि अगर किसी का जैसे जुकाम सा लग गया, थोड़ा सा बुखार है, आपने बुखार की गोली खा ली, अगर 1 या 2 दिन में बुखार की गोली खाने से, जो लोग अक्सर अपने आप ले लेते हैं या दुकानदार से पूछ के ले लेते हैं, केमिस्ट से, अगर वो ठीक नहीं होता है और लक्षण बढ़ रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह के पास जाना चाहिए। अगर आपको बुखार हो और आपको देखे कि आपकी टांगों पे या बाहों पे छोटे छोटे से लाल से धब्बे हो गए हैं चमड़ी के नीचे, तो उसके जब ऐसा होता है तो डेंगू होने के बड़े ज्यादा चांसेस होते हैं, तो आप डॉक्टर से मिल लें। या जब आपको बुखार हो या नाक से या मुंह से खून आए, तब भी जाके डॉक्टर को मिलना चाहिए। ये हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ा सा जुकाम नजला हो गया, बुखार हो गया, बट अगर लक्षण ठीक ना हो 1-2 दिन में तो डॉक्टर से जरूर मिलें। और मलेरिया से बचने के लिए तो हमेशा ही बोला जाता है, और डेंगू से, कि मच्छर का पैदा होना रोकिए, मच्छर को पानी इकट्ठा करना जहाँ होता है उसको रोकिए, और इन दोनों बीमारियों से बचिए। जी। मुरादाबाद से मकसूद हुसैन जी हमसे जुड़ चुके हैं। मकसूद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं जानना चाहता हूँ सर, कोरोना तो समाप्ति की तरफ है, लगता है इंशाल्लाह भाग जाएगा। लेकिन सर ये बुखार जो है, वायरल फीवर, चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह, तो इससे बड़े देश परेशान है सर, गांव गली गली परेशान है। क्या इसका कोई वैक्सीन या कोई कुछ मतलब टीकाकरण नहीं चल सकता सरकार द्वारा? डॉक्टर रंजन, बहुत व्यावहारिक सवाल है। बहुत ही बढ़िया चीज जी को नहीं मालूम है। एक तो जो चिकनगुनिया, उसका तो कोई ऐसा वैक्सीन नहीं है, बट जो इन्फ्लुएंजा का बुखार होता है उसका वैक्सीन पूरी दुनिया में मिलता है, और हर साल नए स्ट्रेन से वैक्सीन आता है। तो हमारे देश में भी ये सितंबर के महीने में नया स्टॉक आया है, नए वायरस के बाद जो बनता है वो उसके बाद आया है। और ये बोला जाता है कि जो वृद्ध लोग होते हैं या जिन लोगों को थोड़ा सा, जिनके अंदर इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो उन लोगों को ये वैक्सीन हर साल लगा लेना चाहिए। जो लोग अस्पतालों में काम करते हैं, जैसे मैं हर साल ये वैक्सीन लगाता हूँ इन्फ्लुएंजा का, और अपने माता पिता को भी लगाता हूँ, अपनी वाइफ को भी बोलता हूँ कि वो लगा ले। तो जो लोग जिनके पास ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है या जहाँ अस्पताल में लगता है, हमारी सजेशन ये रहती है कि वो जाके इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगवा लें और हर साल लगाएं। जो पश्चिम के देश हैं वहाँ तो जगह जगह पोस्टर लग जाते हैं कि जी फार्मेसी में जाइए, वहाँ इन्फ्लुएंजा का फ्री वैक्सीन लग रहा है, वहाँ हर एक आदमी लगाता है। हमारे देश में अभी इतना ज्यादा ये पॉपुलर नहीं हुआ है, बट धीरे धीरे हो रहा है। और हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर आपके शहर में या थोड़ा सा दूर और बड़े अस्पताल में ये लग रहा हो तो आप जाके लगवा लीजिए। जी डॉक्टर, ये इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन जो है, क्या कोई भी व्यक्ति जाके लगा सकता है या किसी खास व्यक्तियों को लगाना होता है? जैसे कोरोना के वैक्सीन को लगाने के लिए कहा जाता है अगर आप शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं या बीपी के मरीज हैं तो उनके लिए किस तरह की सावधानियां होती, क्या इसमें भी ऐसा कुछ है क्या? देखिए, पहले तो हम ये बात साफ करें कि जो कोविड का कोरोना का वैक्सीन है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि कौन लगवा सकता है या कौन नहीं लगवा सकता है। बड़े कम लोग हैं या उनको कम बीमारी कुछ ऐसी है जिनमें आपको बोले जाएगा कि मत लगाइए। वो कोरोना का वैक्सीन तो सबको लगना चाहिए, और वो जो थोड़े से बिल्कुल मामूली 1 लाख में से 1 आदमी कभी कोई हो जिसको नहीं लगना चाहिए, वो आपको डॉक्टर बता देगा। अब ऐसे ही हम इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन पे आते हैं। जनरली ये देखा गया है कि जब किसी को इन्फ्लुएंजा होता है, अपने आप थोड़ा सा बुखार हुआ ठीक हो गया, नजला हुआ ठीक हो गया, गर्म पानी पी, काढ़ा पिया ठीक हो गया, हम देख रहे हैं। तो जो यंग बच्चे होते हैं, जो तंदुरुस्त लोग होते हैं या जो फिट एंड हेल्दी एडल्ट होते हैं, वो ये इन्फ्लुएंजा जब होता है उसको वो अच्छे से टॉलरेट कर लेते हैं। बट ये जनरली देखा गया है जो वृद्ध लोग हो जाते हैं या जिनको कैंसर की बीमारी है, जिनको किडनी का रोग है या जिसमें इम्यून सिस्टम कम है, उनको अगर इन्फ्लुएंजा की बीमारी हो जाती है, फ्लू हो जाता है, तो काफी देर तक रहता है और कुछ
लोगों को तो अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ता है। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि ये जो हमने बोला, जो वृद्ध लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनके इम्यूनिटी कम है, उनको तो जरूर लगाना चाहिए, और जो यंग लोग हैं वो भी ये लगवा सकते हैं। जी। ओडिशा से अब्दुल खालिक जी अपनी जिज्ञासा के साथ, अपने प्रश्न के साथ, अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। खालिक साहब, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। जी नमस्ते, क्या जानना चाहते हैं? जी हम कोविशील्ड टीका 1.5 महीना लिए हैं, दूसरा डोज कब लेंगे? जी, कोविशील्ड का दूसरा डोज कब लेंगे? कोविशील्ड का दूसरा डोज आपको 3 महीने बाद लगेगा। आपको अपना जो कोविशील्ड का पहले डोज का जो आपको सर्टिफिकेट मिला उससे गिन लीजिए। 3 महीने हो गए हैं तो आप वापस चले जाइए। सरकारी अस्पताल में ये मुफ्त सबको लग रहा है, और अगर आपने अपने साथ किसी और रिश्तेदार या दोस्त को भी लगाया तो उसको भी साथ लेके जाइए। ये करना आपका एक अपने देश के प्रति आपको ये करना ही पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो अपने आसपास के लोगों के लिए। जी। डॉक्टर रंजन, अब धीरे धीरे सभी कार्यालयों के अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम फिर से शुरू हो रहा है। ऐसे में अब क्या सावधानियां बरतनी होंगी तमाम जनता को? देखिए, बायोमेट्रिक सिस्टम दोबारा शुरू हो रहा है, उसका मतलब है कि आप अगर दफ्तर जाते हैं तो आप एक जगह अंगूठा लगाते हैं और आपकी अटेंडेंस लग जाती है। जी। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप जाके वो लगाएं। हाथ वहां लगाने से पहले हाथ वहां पे एक डिसइंफेक्टेंट स्प्रे पड़ा होता है, या उससे अपनी उंगली साफ कर लें, उस पे अपना अंगूठा लगाएं जहां पे, और फिर उसके बाद उसे दोबारा साफ कर लें। और वहां पे हाथ लगाने के बाद, बिकॉज इतने लोग हाथ लगाएंगे ना, उसको अपने आंख में, नाक में, कान में या मुंह में मत डालें जब तक आप हाथ धो ना पाए या उसको उस स्प्रे से अपना अंगूठा साफ न कर लें। जी, तो इन तमाम सावधानियां आपको बरतनी है। बहरहाल मध्य प्रदेश से लालू विजय हमसे जुड़ चुके हैं। विजय जी, स्वागत है। हाँ सर, नमस्ते सर। जी नमस्कार विजय जी, क्या प्रश्न है आपका? सर क्वेश्चन मेरा ये है सर कि जैसे वैक्सीनेशन करने के बाद सर, जैसे मतलब अपन देखे नहीं कि अपन को मतलब वैक्सीनेशन कौन सी लगी, कोविशील्ड लगी, कोवैक्सीन लगी है, बस भीड़ में ये है कि अपन ने लगवाए और चले आए। हाँ जी। सर तो मैसेज जो आता है कि कोविशील्ड का, हाँ, तो क्या मतलब उसमें डाउटफुल रहता है कि वहाँ पे कोवैक्सीन भी लग रही थी और कोविशील्ड, तो उसमें डाउट है सर, उसके लिए कैसा क्या किया जाए? जी देखिए कि आपको जो वैक्सीन लगा है, जो आपको उसके बाद SMS आया है और जो सर्टिफिकेट डाउनलोड हुआ है उस पे भी ये मेंशन्ड है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। आपका नाम है, आपका आधार कार्ड है, और जो वैक्सीन लगा है वो आपके नाम के आगे उसी में लिखा हुआ है। उसमें कभी भी, हमने तो आज तक इतने लाखों देख लिए, कहीं कोई गलती नहीं हुई है और वही लगता है। और एक सेंटर में जो एट ए टाइम लग रहा होता है, यहाँ कोवैक्सीन लग रहा होता है एक जगह से, या कोविशील्ड लग रहा होता है, एक ही कमरे में दोनों नहीं लग रहे होते। जी। बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी के प्रश्न को सुनते हैं। रिंकी जी, स्वागत है आपका। स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन सर, नमस्कार। 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 और आपके साथ एक्सपर्ट है, उन्हें भी मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मतलब सर, जैसे पहले बुजुर्ग के लिए वैक्सीन है, उसके बाद में वैक्स के लिए, अब कहा जा रहा है कि जो हमारे बच्चे उनके लिए आएगा, तो हमने जिस तरह दूसरा वैक्सीन जैसे मतलब बुजुर्ग के लिए लगाया गया, फिर युवा के लिए लगाया गया, तो हमने इतना कोरोना से कोरोना को मात दे दिया, निजात पा गए, तो क्या हम तीसरी वैक्सीन जब बच्चों के लिए लग जाएगा तो हम पूर्णतः ये समाप्त हो जाएगा, ये संभावना है? डॉक्टर रंजन, देखिए ऐसा है, ये जो वायरल बीमारी होती है, इसको पूर्णतया खत्म करने के लिए बहुत साल लग जाते हैं, 20, 25, 30, 40 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि ये जो वायरस होता है ये अपने आप शरीर में जाके बदल जाता है। वो अपने आप को जब दोबारा मल्टीप्लाई करता है तो थोड़ा सा उसमें, जैसे हम जिसको म्यूटेशन बोलते हैं, वो ले आता है, तो वो फिर दोबारा से शुरू हो जाता है। जैसे पहले वेव आई, फिर दूसरी वेव आई, फिर डेल्टा स्ट्रेन आया, फिर डेल्टा प्लस स्ट्रेन आया, ऐसे वो अपने आप को बदलता जाता है। होता ये है कि जब वायरस अपने आप को बदलता है या म्यूटेट करता है तो वो कमजोर पड़ जाता है, बट कभी कभी वो कमजोर नहीं पड़ता है, और अगर वो बिल्कुल उल्टा हो गया तो वो और बीमारी कर सकता है। तो हम सोचते हैं कि जब वो म्यूटेट होगा या बदलेगा तो कमजोर हो जाएगा, बट कमजोर होगा नहीं होगा इसका चांस हमें नहीं लेना है, हमें अपनी प्रिकॉशन अपने पास रखनी है। जी डॉक्टर, अब हम पैंडेमिक से एंडेमिक की ओर अग्रसर हो चुके हैं, तो ऐसे में क्या जो हम बूस्टर डोज की बात कर रहे थे, क्या उस पर भी चर्चा की जा सकती है? क्या उसको लेने की आवश्यकता पड़ सकती है क्या?
हाँ, देखिए बूस्टर डोज जो वर्ड ही है बूस्टर डोज पूरी दुनिया में आजकल बहुत चर्चा में है, टीवी पे है, पूरी दुनिया में है, बहुत बातें बताई जा रही हैं। दो तीन दिन पहले हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो टीवी पे बोल रहे थे कि वो डिसाइड कर रहे हैं। तो बूस्टर डोज आएगी, जरूर आएगी, हमें लगनी चाहिए, बट वो सरकार उस पे जो शोध हुआ है उस पे वो देख रही है, वो जो रिजल्ट्स निकले हैं निगरानी कर रही है, एनालाइज कर रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, और हमें बताया जाएगा कि बूस्टर डोज लगाने का समय आ गया। और पहले किन लोगों को लगना चाहिए, जो वृद्ध थे, जिनको बीमारियां थी, या जो हेल्थ केयर वर्कर थे, जो अस्पताल में काम करते हैं। जैसे पिछली बार आया था वैसे ही बूस्टर डोज के लिए भी गाइडलाइन गवर्नमेंट बहुत जल्दी दे देगी और बच्चों के लिए भी जल्दी आ जाएगी गाइडलाइन। हमारे अगले श्रोता हैं रीवा से शुभनंदन तिवारी जी। आइए उनके जिज्ञासा सुनते हैं। शुभनंदन जी, स्वागत है आपका। जी प्रणाम। प्रणाम जी, क्या सवाल है आपका? मेरी उम्र 85 साल है। जी कहिए। 85 साल है। मैं फर्स्ट डोज 14 जुलाई को लगवाया था, सेकंड डोज 18 अक्टूबर को। तो 14 जुलाई से जब से कोविशील्ड लगवाया तब से मुझे नींद नहीं आती है। जी डॉक्टर रंजन, इनकी उम्र 85 साल। बताएंगे क्या बोला आवाज? डॉक्टर 14 जुलाई को लगाया, फिर अक्टूबर में लगाया, पर तकलीफ ये है कि नींद नहीं आती। जी। देखिए ऐसा है भाई साहब कि वैक्सीन लगाने के कारण नींद नहीं आ रही, ऐसा तो पूरी दुनिया में देखा नहीं गया है। नींद ना आने के और भी कारण हो सकते हैं। अगर आपको लगे, अगर आप रात को सोने से पहले चाय कॉफी पीते हैं तो वो बंद कर दीजिए, और आप कोशिश कीजिए कि आप सारा दिन में नहीं सोएं कि रात को नींद आ जाए। इसके बाद भी अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो ये किसी डॉक्टर से अपने आप को दिखा लेना ठीक रहता है, क्योंकि ये हमें पक्का विश्वास है कि वैक्सीन लगाने के बाद नींद नहीं आती, ऐसा नहीं हो सकता है जी, वो भी इतने समय। हमारे अगले श्रोता हैं अहमदाबाद से प्रवीण रामी जी। प्रवीण जी, स्वागत है आपका। बहुत संक्षेप में अपना सवाल पूछिएगा, वक्त कम है। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं ये जानना चाहता था हाँ कि आयुर्वेद के अंदर ऐसी कौन सी गोली ले जिससे ये चिकनगुनिया या डेंगू या मलेरिया को प्रिवेंटिव रूप से रोक पाए? जी देखिए जी अंजन जी, हम किसी आयुर्वेदिक दवाई के बारे में हम नहीं बता सकते, बिकॉज मैं आयुर्वेदा में एक्सपर्ट नहीं हूँ, हमारी डिग्री एलोपैथिक्स में है। बट मैं जो आपको सजेस्ट कर सकता हूँ वो कोई दवाई खाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप अपने घर में और आसपास मच्छरों का पैदा होना रोक सकते हैं, अगर बाहर जाएं, ये जो मौसम है जिसमें ये मच्छर काटते हैं आजकल का बरसात के बाद, आप पैंट डालें, निक्कर नहीं डालें, पूरी स्लीव की वो डालें, और अगर फिर भी ऐसा ना हो सके तो कोई वो जो मच्छर मारने की क्रीम मिलती है वो लगाएं। उससे बहुत हद तक आप इन 3 बीमारियों से बच सकते हैं। जी डॉक्टर अंजन, कार्यक्रम के अंत में बहुत संक्षेप में हम जानना चाहेंगे आपसे कि अब जब मौसम बदल रहा है तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए मौसम बदल रहा है, और अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आपको प्रदूषण से बचना है। और प्रदूषण से बचने के जो तरीके हमने आपको बता दिए, प्रदूषण कम फैलाना है। अगर कम समय के लिए आपको अपनी मोटरसाइकिल, स्कूटर आप इस्तेमाल करना है, पैदल चल लें, और जो प्रदूषित एरिया हो वहां बाहर मत जाएं। दूसरा है, मौसम बदल रहा है, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया का मच्छर काटेगा तो मच्छर को पैदा होने से रोकना है। और अगर आपका कोई शरीर का हिस्सा जिसमें वो कवर्ड नहीं है तो उस पे वो जो मच्छर से बचने के लिए आपको वो दवाई लगा के आपको और आपके बच्चों को और वृद्ध आदमियों को तो लगा के बाहर जाना है अगर जाने की जरूरत पड़ेगी। और तीसरा है, कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। हम बड़े खुश महसूस कर रहे हैं कि कोविड से लड़ाई हिंदुस्तान ने जीत ली है, बट हमारा कहना है कि अभी जीती नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी जीत का डंका पहले बचा लें और फिर तीसरी वेव आ जाए। हम देख रहे हैं कि यूरोप में और रशिया में और चाइना में दोबारा से ये कोविड वापस आ गया। धन्यवाद डॉक्टर रंजन, हमसे बात करने के लिए और सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए। शुक्रिया। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर अंजन त्रिखा।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।